बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए उन्हें कौन सा लैपटॉप या पीसी लेने की ज़रूरत है और ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स मैं कहाँ देखती हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इंडिकेटर्स कौन सा यूज़ करती हूँ और सबसे मेन चीज़ ब्रोकर कौन सा यूज़ करना चाहिए एज अ बिगिनर, मैं कैसे अपने ट्रेड्स मैनेज करती हूँ। तो सब कुछ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं लैपटॉप या पीसी के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो एक बात आप याद रखो कि ट्रेडिंग सीखने के लिए ना आपको कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पहले एक एक्सपेंसिव लैपटॉप है ना या पीसी ले लूँ तब शायद मैं अच्छे से ट्रेडिंग कर सकती हूँ या फिर सीख सकती हूँ। नहीं, अभी आप अगर बिगिनर हो ना, आप ओनली आपका स्मार्टफोन यूज़ करके भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। अभी के टाइम में 2026 में बहुत एप्लीकेशंस आ चुके हैं। आप चार्ट्स देख सकते हो, राइट, ट्रेड ले सकते हो। उसके लिए आपको पहले ही पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से आपके पास पीसी या लैपटॉप है दैट्स वेरी गुड, क्योंकि क्या होता है पीसी या लैपटॉप में आप मल्टीपल स्क्रीन से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी सही है, अगर पीसी है तो भी ठीक है, अगर आपके पास टैब भी है तब भी आप सीख सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है एक लैपटॉप या फिर पीसी लेने के लिए। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। आप इंटेल i5 प्रोसेसर या फिर AMD Zen 5 ये यूज़ कर सकते हो और इसके साथ 8GB रैम, SSD आपका 256 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, पर मिनिमम 256GB है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये तीनों चाहिए और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है, वो है हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा ना तो जब आप ट्रेड करोगे तो वो लैगिंग हो सकता है और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग, राइट। तो इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखो। अब बात करते हैं ब्रोकर की। ब्रोकर चूज़ करते समय सिर्फ ब्रोकरेज देखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, आप ज़रूर ब्रोकरेज देखोगे कि ये मंथली या फिर ईयरली कितना चार्ज कर रहा है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके इंटरफेस, कितना यूज़र फ्रेंडली है ये इंटरफेस। आप जब ट्रेड ले रहे हो क्या वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो रही है, कोई लैगिंग तो नहीं है या कोई अलग प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट कितना अच्छा है। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे ब्रोकर कंपनी है। मैं पर्सनली पहले ज़ीरोधा यूज़ करती थी, अभी मैं फायर्स यूज़ करती हूँ और ये इंटरफेस सबसे कूल लगता है मुझे। अब बात करते हैं मैं चार्ट्स कहाँ देखती हूँ। मैं एक चीज़ बता दूँ, ब्रोकरेज ऐप में भी आप चार्ट्स देख सकते हो, बट सबसे ईजीएस्ट वे है चार्ट देखने के लिए दिस एप्लीकेशन, ट्रेडिंग व्यू ऐप। पहली बात तो ये फ्री है, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आप चार्ट बहुत आसानी से देख सकते हो। टाइम फ्रेम भी यहाँ पे बहुत इजी है। मैं 5 मिनट का यूज़ करती हूँ, ये देखिए, या फिर आप 30 मिनट्स, कोई भी मल्टीपल स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे निफ्टी चल रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है, राइट। बहुत ईजी है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना। ये सब टूल्स है, ये देखिए, ट्रेंड लाइन, अगर मैं 1 मिनट का भी देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी दिखा रहा है और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। ट्रेडिंग व्यू ऐप आप ज़रूर यूज़ करो। मैं बिगिनर थी तब भी यूज़ करती हूँ, इवन सारे यूज़ करते ट्रेडिंग व्यू ऐप, क्योंकि बहुत ईजी है यहाँ पे काम करना। अब बात करते हैं मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं बिगिनर थी तब मुझे लगता था कि जितना इंडिकेटर्स होंगे ना उतना ही शायद मेरा अच्छा ट्रेड होगा, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं लगा देती थी, मतलब उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है।
अभी जो मैं इंडिकेटर यूज़ करती हूँ ओनली 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ, स्क्रीन में देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ही ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए सब यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। ये रहा प्रीवर्ड, ठीक है। इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। ये रहा EMA, ये देखिए ये ब्लू लाइन है, ये है EMA। और उसके साथ समटाइम मैं वॉल्यूम देखती हूँ। पर एक बात बता देती हूँ, ये इंडिकेटर्स मेरे ट्रेड्स की एंट्री डिसाइड नहीं करते। उसके लिए प्राइस एक्शन होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होती है, बहुत कुछ होता है। इंडिकेटर्स सिर्फ आपको कंफर्मेशन दे सकती है, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरी एक ही एडवाइस होगी, आप ना इंडिकेटर्स तो लगाओ, इंडिकेटर सीखो, बहुत अच्छी बात है, सीखो, बट मार्केट को समझो, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है। वो जब समझ जाओगे फिर पैटर्न्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, तो वैसे आप सीखो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, तो ये चीज़ आप याद रखना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग जर्नल। चीज़ जो बिगिनर इग्नोर करते हैं, इवन मैंने भी इग्नोर किया था, वो है ट्रेडिंग जर्नल। आप मतलब ये बहुत बोरिंग आपको लग सकता है पहले कि आप यहाँ पे ट्रेड भी करो फिर उसको जर्नल करो। अगर ट्रेड में लॉस हो गया तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, जर्नल नहीं करते हैं। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो लोग समझेंगे, अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे ये चीज़ समझोगे। बट मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि जर्नल जो है ना आपको हेल्प करेगी समझने में कि 2 मई में क्या हुआ। ये मुझे थोड़ी याद रहेगा पहले क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे लिखा रहेगा। आप इसको एनालाइज कर सकते हो, राइट, कि उस दिन ये पैटर्न बनी थी तो इसमें इतने बजे मैंने एंट्री किया था और इतने बजे मैंने एग्जिट किया, और इस वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ या फिर इस वजह से मेरा लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग जर्नल में ना आपको सब कुछ मेंशन रहेगा। जर्नल में हम क्या क्या लिखते हैं, एग्जिट लिखते हैं, एंट्री टाइम लिखते हैं, ठीक है, कितने पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, आज मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट साइडवेज था या फिर वो अप ट्रेंड था, उसमें मैंने आज ऐसे किया तो मुझे इतने टाइम के अंदर प्रॉफिट हो गया। तो ये सब कुछ एक ट्रेडिंग जर्नल में होनी चाहिए, और जर्नल मेंटेन करने से आप खुद का मिस्टेक आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे कोई बैठा नहीं है गाइस, ये ऑफिस नहीं है कि आपके ऊपर बॉस है आपको बोलेगा आपने ये गलत किया वो सही किया। यहाँ पे आप खुद हो, यहाँ पे आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक क्या है, आपने अच्छा क्या किया, इस वीक आपने अच्छा क्या काम किया। और जब लॉस होते रहेंगे तो आपको मूड नहीं करेगा जर्नलिंग करने में, पर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि उस लॉस से आप सीखोगे कि ये लॉस क्यों हुआ, तो वो रिपीट आप नहीं करोगे, और वही आपको टर्निंग पॉइंट होगा कि आप शायद उसी वीक नहीं, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आप प्रॉफिट अर्न करोगे। वो गलती दोबारा ना करके वो आपको याद रहेगा, और ये जर्नली आपको बचाएगा। आपको भी बोलूँगी कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाओ, बिगिनर हो तो ज़रूर बनाओ, राइट, आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी गाइस। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर प्रो ट्रेडर हो, आपको पूरे ट्रेडिंग जर्नी में एक ही चीज़ आपको बचाएगी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। जो कैपिटल लेके आप आते हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, नहीं तो अगर आप अकाउंट ब्लो कर दोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा एक, मैं क्या बताऊँ, ब्लेसिंग्स है, ठीक है। अगर आप ये सीख गए तो अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर पाओगे और आप आगे भी बढ़ पाओगे। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो बहुत ही सेविंग से कुछ पैसा जोड़ के मैंने ट्रेडिंग सीखा था, ठीक है, स्क्रैच से। तो वहाँ पे मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं थी क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो उस समय बहुत प्रॉब्लम हुई थी गाइस, बहुत साल लग गए सीखने में। बट हाँ, चाहे जितना भी अच्छा सेटअप हो ट्रेडिंग में, अगर रिस्क मैनेजमेंट कमज़ोर है तो यू आर फिनिश,
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत बार अकाउंट ब्लो करोगे ट्रेडिंग सीखने टाइम। बिगिनर हो या धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि व्हाट इज़ अकाउंट ब्लोइंग, ठीक है। तो यही है, आप रिस्क मैनेजमेंट सीखो। रिस्क मैनेजमेंट को मैं अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं, मान लीजिए कि मैं 10,000 लेके ट्रेडिंग में आ रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे हर दिन का रिस्क रहेगा 1000 रुपीज़ या फिर 500, जितना मेरा कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है अगर मैं वहाँ पे एसएल नहीं लगाती हूँ, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करती हूँ, तो वो 1000 का 5000 से 10,000 हो के आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए। तो ये था मेरा कंप्लीट सेटअप, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।